हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी सत्या पर स्वागत है। आज हम लोग पुनः अगले साइंस के 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो क्लास 10 के प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है क्या? श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होगा। तो श्वेत प्रकाश के संदर्भ में बात कर रहा है। श्वेत प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कुछ बुकों में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया होता है, जिनमें हम जानते हैं 7 रंग पाए जाते हैं जिन्हें विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। विबग्योर विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग वायलेट अर्थात बैंगनी, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग लाल। तो इसमें जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। तो अधिक विचलन वाले का विक्षेपण भी अधिक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होगा? वी फॉर वायलेट अर्थात बैंगनी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? बैंगनी होगा, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। क्षितिज क्या है? आकाश और पृथ्वी के बीच का एक स्थान। जब सूर्य निकलने वाला होता है या सूर्य डूबने वाला होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, लाल रंग का प्रभाव होता है। तो इस रंग की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? लाल अर्थात रक्ताभ के नाम से जानते हैं। तो आसमान कैसा दिखता है? रक्ताभ। आइए तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु से वापस गुजरती है। तो कह रहा दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से गुजरती है। हम जानते हैं अवतल दर्पण में 6 भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं और जहां पर प्रतिबिंब वस्तुओं को रखने पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण के जो बिंदु हैं, ये 6 बिंदु हैं, ये संयुग्मी फोकस प्रदर्शित करते हैं। बात करें हम लोग इस प्रश्न के बारे में कि अवतल दर्पण के सामने स्थित बिंदु जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
वापस उसी बिंदु से गुजरे, इसके लिए वह बिंदु है क्या? दर्पण का वक्रता केंद्र। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है। वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। प्रकाश परावर्तन के वैसे 3 नियम होते हैं। पहली किरण, आइए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कह रहा है क्या? किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? कैसा प्रतिबिंब? सीधा आभासी वस्तु से छोटा। तो हम जानते हैं समान रूप से लेंस 2 प्रकार के हैं, उत्तल अवतल, और वैसे यहाँ समतल भी दिया है। तो यहाँ अगर हमारे पास हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसी प्रकार अगर दर्पण का पूछता तो क्या होता? उत्तल दर्पण। दर्पण में उत्तल, दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। अगर हमें क्या करना है? सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई पूछ रहा है। धारा आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा होती है। आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। तो वैसे अगर हम इस फार्मूले से बात करें आई बराबर क्यू बाई टी से, तो यहाँ से एक मात्रक निकलेगा क्या? कूलाम प्रति सेकंड। यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा की इकाई। तो एक इकाई क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन हमें यहाँ एसआई मात्रक देना है। यहाँ क्या होगा? क्या ऑप्शन दिया? वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधों से कितना गुना होगा? बात करें यहाँ कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध, मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध जो हैं R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो हम जानते हैं
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तीनों प्रतिरोधों का योगफल होगा। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों का योगफल होगा। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें, तीनों प्रतिरोध मान लेते समान है, तो हमने देखा क्या? R प्लस R प्लस R 3R। अर्थात हमने क्या देखा यहाँ कि जो नया प्रतिरोध आ रहा है वो, या परिणामी प्रतिरोध, वो प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रत्येक प्रतिरोध का क्या है? 3 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 3 गुना। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? एक सीधी धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर, सीधी धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। एक सीधा धारावाही चालक है, कह रहा है क्या? अगर इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यहाँ? तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो कैसा होगा? कहीं ना कहीं क्या होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी है। आइए केमिस्ट्री पार्ट के प्रश्नों को हल करते। पहला प्रश्न है यहाँ, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का सोडा अर्थात क्या? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम, बाई का मतलब हाइड्रोजन, कार्बोनेट का मतलब CO3। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्या? ऑप्शन बी, NaHCO3। पहला ऑप्शन है जो पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट या धावक सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो क्रिस्टल है वो क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2। ऑप्शन डी जो बार बार पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, या इसे नमक का लवण भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन अर्थात ब्यूटेन प्लस ऑन प्लस। ब्यूटेन मतलब क्या? 4 कार्बन। और ओन का मतलब क्या? क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित कर रहा है। तो ओन का मतलब क्या है यहाँ? कीटोन। तो कीटोन समूह को प्रदर्शित करता है।
तो ओन श्रेणी अनुलग्न कीटोन के लिए आता है। कीटोन का फॉर्मूला या संरचना सूत्र क्या है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन क्रियात्मक समूह का ये सूत्र है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है? बॉन्ड CHO, इसे एल्डिहाइड समूह के नाम से जानते हैं। बॉन्ड OH अल्कोहलिक समूह, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, या बॉन्ड COH अल्कोहलिक समूह है, सॉरी कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जस्ता जो धातु है HCl से क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? जस्ता अर्थात जिंक, जिंक जड़ियन। जो जड़ियन है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो जब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है तो ये तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है। तो जिंक अगर HCl से क्रिया कर रही है तो क्या होगा? यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है उसको प्रतिस्थापित कर देगी। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? शुद्ध जल का pH मान क्या हो? शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल हम जानते हैं कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन है। अब हम जानते हैं क्या? pH स्केल पर जो उदासीन विलयन है उनका pH मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर होता है। अब ऐसे में क्या होगा? इस प्रकार हमारा जो उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इससे कम pH मान वाले विलयन 7 से कम अर्थात 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या है? अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करते हैं। तो सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है बढ़ने पर pH मान कम होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर pH मान बढ़ता है। तो कम pH मान मतलब अम्लीय विलयन। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? अमलगम होता है, अमलगम होता है। अमलगम क्या है? तो अमलगम पारा प्लस अन्य धातु का मिश्रण है। अन्य धातु का मिश्रण है। तो अन्य धातु का मिश्रण, पारा प्लस अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो इस प्रकार अमलगम है क्या? अमलगम अगर देखा जाए तो मिश्र धातु होगा। तो अमलगम पारा प्लस अन्य धातुओं का मिश्र धातु कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? एल्कीन की बात कर रहे हैं।
तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखिए क्रियात्मक समूह के आधार पर या उनकी जो बांड है उनके आधार पर अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बांड से जुड़ी हैं तो एल्केन के नाम से जानी जाती हैं। एल्केन अगर डबल बांड द्वारा भरी जा रही हैं तो एल्कीन, एक ट्रिपल बांड और एक सिंगल बांड द्वारा कंप्लीट हो रही हैं तो एल्काइन कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ हमसे क्या कह रहा है, एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड द्वारा चारों संयोजकताएं कंप्लीट होती हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से होती है, C2H4 से। C2H4 जिसका संरचना सूत्र क्या है, आपस में दोनों कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन में से दो दो हाइड्रोजन दोनों कार्बनों के साथ जुड़ करके इन कार्बनों की चारों संयोजकताएं पूरी करती हैं। तो इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। ये C2H4 जिसका नाम क्या है, एथिलीन, इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एथिलीन। एसिटिलीन एल्काइन है। मेथेन और एथेन क्या है, ये दोनों एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन हैं। तो सजातीय श्रेणियों में 3 हैं प्रमुख, कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आइए बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्न अर्थात बायोलॉजी के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, द्विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा जनन, बाइनरी फिजन द्वारा जनन किन में होता है। तो बाइनरी फिजन द्वारा जनन एक कोशिकीय जीवों में समानतः पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब के सब क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अर्थात द्विखंडन कहीं ना कहीं इन सब में पाया जाता है। तो द्विघंटन द्वारा जो जनन है उपयुक्त सभी में उपर उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। 15 नंबर कह रहा है आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। तो आलिंद व निलय, यहाँ जो उत्तर है वो हृदय है। आलिंद व निलय हृदय के भाग होते हैं। तो हृदय के भाग की बात करें तो क्या है, आलिंद व निलय है। तो हम जानते हैं हृदय में 4 कोष्ठ है। तो ऊपरी जो कोष्ठ है ये दोनों, ये क्या कहलाते हैं, आलिंद, आलिंद, और ये दोनों निलय के नाम से जाने जाते हैं। निलय कहलाते हैं। आलिंद में रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से आता है और फिर इससे निलय में जाता है और निलय से रक्त पंप होकर के पुनः शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए इस हार्मोन से एक प्रश्न आ रहा है, हम लोगों ने पिछले में देखा था, उसमें भी दिया था, इस पार्ट में भी दिया है। तो देखिएगा
कह रहा है क्या, पादप हार्मोन नहीं है। अर्थात अगर पादप हार्मोन नहीं है तो क्या होगा, जंतु हार्मोन होगा। तो जंतु हार्मोन कौन सा इसमें है, हम देखें। ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन ये क्या है, जंतु हार्मोन है, मानव हार्मोन है, जो अग्नाशय ग्रंथ से उत्सर्जित होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शुगर कंट्रोल का कार्य इसी का होता है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 17 नंबर। पुष्प की जनन अंग, पुष्प की जनन अंग है। तो पुष्प की जनन अंग मानव में जैसे हम जानते हैं स्त्री और पुरुष के जनन अंगों की बात होती है। तो स्त्री की जनन अंग और पुरुष की जनन अंग, वैसे यहाँ पर भी हमें बात करना होता है स्त्री और पुरुष कौन है। तो पुष्प के जो पुरुष जनन अंग है वो पुंकेसर कहलाते हैं, और स्त्री जनन अंग स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। अन्य जो पुष्प के भाग होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन सी, पुंकेसर और स्त्री केसर। यहाँ बात कर रहा है क्या कि मंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो अपनी अध्ययन किया था गणित व विज्ञान का वो कहाँ से किया था, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वियना, वियना विश्वविद्यालय से किया था। बात करें क्या 19 नंबर प्रश्न की। तो कह रहा है क्या मंडल के अनुसार निम्न में से प्रभावी लक्षण क्या है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना जब अध्ययन किया तो मटर के पौधे के दो प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रभावी लक्षणों में कौन सा है, शुद्ध लक्षण, प्रभावी लक्षण, लंबा तना और गोल बीज। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी, लंबा तना व गोल बीज। अब देखिए अगला 20 नंबर प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न। कह रहा है क्या, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर या ट्रॉपिकल लेवल क्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो पोषी स्तरों का जो पिरामिड बनता है सीधा बनता है इस तरह से। प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय में द्वितीयक उपभोक्ता, फिर अगला क्या तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर जो प्रथम पोषी स्तर है वो कौन बनाते हैं, उत्पादक। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर उत्पादक बनाते हैं, जो कौन है, हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।